एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। बेटा जैसा हमने बोला था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वन शॉट सीरीज, ठीक है, क्लास 9-10 की मैथ्स और साइंस की। तो उसी में बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, पहले मैथ्स की साइंस की वीडियोस लेंगे क्योंकि मैथ्स की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे बेटा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बेटा वन शॉट वीडियो रहेगी, एक वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। लिखा हुआ बेटा हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा बेटा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो समझने पे हम फोकस करेंगे, चैप्टर क्या क्या हमसे कह रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, वो चीजें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स, है ना, कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भाई मैटर, कि मैटर होता क्या है। भाई ये वो वाला मैटर नहीं है कि हाँ भाई मैटर हो गया, आज ये जरा मैटर जिससे ये दुनिया बनी है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता है ना। ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत के, व्हाट इज नॉट मैटर, है ना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये पढ़ेंगे। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, या फिर कह ले कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बात करते हैं। ठीक है, तीसरा इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम बेटा क्लासिफाई करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर जब ये स्टेट्स ऑफ मैटर है तो भैया इन पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इन स्टेट्स को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम इसमें पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये काफी थोड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जब हम इंटरचेंज पढ़ेंगे बेटा तो हम उसमें मेथड्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड से कौन सा स्टेट किस में चेंज होता है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, और पांचवी चीज बेटा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी टेम्परेचर की यूनिट्स होती है। ठीक है, और उनके कन्वर्जन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। तो देखो, आ जाओ नए पेज पे। तो पहले हम बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर, ठीक है, तो मैटर क्या है भाई, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, तो कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास एंड occupies and occupies some space। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो, भले ही थोड़ा हो, ना के बराबर हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है, मैटर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं बेटा एयर, है ना। अब एयर दिखती तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कमरे में हवा भरी हुई है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और बहुत ही कम से ही उसका मास भी होता है। ठीक है, तो एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और कोई सॉलिड चीज भी ऐसे हम ले सकते हैं ना, तो पेन, चेयर, हेयर, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें क्या है, मैटर है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा यूनिवर्स जो है वो किससे बना हुआ है, वो मैटर से बना हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग, क्या भाई, एवरीथिंग, वी हैव वर्ड देयर थिंग, है ना, थिंग हम किसको बोलते हैं, किसी चीज को बोलते हैं ना। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, in this universe is made up of matter। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा, अब मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ इट्स पार्टिकल्स।
ठीक है, मैटर किससे बना है? मैटर बना है उसके पार्टिकल से। ठीक है, पार्टिकल कैसे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ये पूछा जाता है भाई, समझना। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्टिकल क्या दोनों सेम चीजें या अलग चीजें? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है बेटा? ये होती है एटम। क्या होता है? एटम। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या एटम मैटर का पार्टिकल है? तो नहीं बेटा, एटम जो है वो मैटर का पार्टिकल नहीं है। एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो कैसे हुई फिर स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे होगा जब इससे बनाएंगे? तो एटम से बनता है बेटा मॉलिक्यूल, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और यही जो मॉलिक्यूल है यही होता है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, और यही बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होके आपका बनाते हैं मैटर। ठीक है, कैसे अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है ना कि भैया एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज मैटर। ठीक है, दुनिया में सब कुछ मैटर से बना है। ठीक, और मैटर पार्टिकल से बना है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। स्मॉलेस्ट यूनिट अब है ना, तो एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल और उससे फिर पार्टिकल। जैसे इसको समझते हैं, देखो जैसे हम ले लेते हैं वाटर। भाई वाटर क्या है ना? वाटर पानी। ठीक, मैटर है क्योंकि इसका मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वाटर का बेटा हमें पता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, अब जो ये H2O है ये देखो दो तरीके के एटम से बना है। एक तो H यानी हाइड्रोजन के एटम से बना है, और एक O यानी ऑक्सीजन के एटम से बना है। तो ये है एटम। इन एटम से मिलके ये बनता है हमारा मॉलिक्यूल। ये है हमारा मॉलिक्यूल यानी कह लो पार्टिकल। ठीक है, तो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल भी देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट अभी वैसे चैप्टर 3 में पढ़ने वाले डिटेल में, पर थोड़ा सा बता देता हूं। एलिमेंट कब बनेगा? एलिमेंट जब बनेगा जब सेम टाइप ऑफ एटम, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे। देखो ये H एटम और O एटम मतलब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम इस तरीके से आपस में जुड़ते, जुड़ के मतलब ये आपका H2O का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो जब आपस में कंबाइन होते हैं एक जैसे सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे एक जैसे बेटा O2। O2 क्या होता है? ये O2 किसका सिंबल है? ये है ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का सिंबल है ये O2। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो ऑक्सीजन एटम यानी दो एक जैसे एटम्स, ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब क्योंकि इसमें देखो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो है मेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वही हमारा होता है पार्टिकल, और मॉलिक्यूल से बनता है हमारा मैटर। समझ में आ रही है बात? तो देखो एक ही मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया पार्टिकल। ठीक है, अब यही तो थोड़ी पानी होता है। पानी कैसे बनेगा? पानी ऐसे बनेगा, ये H2O है ना, ऐसे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में जब इनको एक साथ रखा जाएगा, ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, यानी कह लो कि एक घूंट पानी में या एक बूंद पानी में बहुत ही सारे, बहुत अरबों करोड़ों, ठीक है, वो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? ठीक है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या है? मैटर है। ठीक, अब हमने बोल दिया कि सब कुछ जो है यूनिवर्स में वो किससे बना है भाई? वो मैटर से बना है। चलिए इस पे आते हैं, अभी क्या नहीं बना, मतलब क्या है ऐसा जो मैटर नहीं है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैटर किससे बनता है? अपने पार्टिकल से। पार्टिकल यानी बेटा मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी एटम। ठीक, तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे एक वॉल है, देखो समझो यहाँ पर, एक मिनट, एक मिनट रुकना जरा। हाँ जी, देखिए, तो इसे ऐसे समझो कि देखो एक ये क्या है? एक वॉल है, वॉल यानी दीवार। ठीक है, अब वॉल किससे बनती है भाई? वॉल बनती है हमारी ब्रिक्स यानी ईंटों से। ठीक है, ठीक, तो ये वॉल हो गया, ये जो वॉल है ये हो गया हमारा मैटर। ठीक है, अच्छा वॉल किससे बनती है? ब्रिक्स से।
ये ब्रिक्स हो गए इसके पार्टिकल्स, है ना। अब ईट ब्रिक जो होती है बेटा, ब्रिक किससे बनती है? ब्रिक हमें पता है मिट्टी से बनती है ना, मिट्टी को पका के वो बनाते हैं। तो अब ये जो ब्रिक बनी है ये किससे बनी है? मिट्टी के पार्टिकल से बनी है। तो ये हो गए हमारे एटम। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जैसे ये मिट्टी के पार्टिकल हो गए हमारे एटम, तो है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स को साथ रख के हीट करके क्या बनता है? आपका ब्रिक बनती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एटम जो है आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर उस मॉलिक्यूल से बनता है हमारा मैटर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें जरूरत है नहीं, समझाने के लिए लिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कि मैटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे बेटा क्या ऐसी चीज है जो मैटर नहीं होती। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज नॉट मैटर? व्हाट इज नॉट मैटर? ये वैसे ज्यादातर एमसीक्यू में बेटा पूछा जाता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। ठीक है, तो दो चीजें हैं बेटा जो मैटर कंसिडर नहीं करी जाती। एक तो आपके इमोशंस या फीलिंग्स हो गई। ठीक है, तो दिमाग के किसी कोने में कुछ बेसिकली देखा जाए तो जो फीलिंग्स है एक तरह के सिग्नल्स होते हैं, है ना। आप अभी 10th क्लास में जाओगे ना तो वहां पर नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, वहां पर आप इसको अच्छे से जानोगे। ठीक है, दूसरी चीज जो हम बेटा साइंस में या फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हम बात करते हैं वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी मैटर नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एनर्जी का ना तो कोई मास होता है ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो आग लगती हुई देखी है, और आग तो दिखती है और वो तो जगह भी घेरती है। ठीक है, तो बेटा वो एनर्जी नहीं है, वो बेसिकली क्या है? उसको हम फ्लेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लेम बोलेंगे। ठीक है, अब फ्लेम जो है वो किसकी वजह से दिखाई देती है? फ्लेम दिखाई देती है हमारी कि जो हमारा फ्यूल होता है ना उसके पार्टिकल्स की वजह से हमें फ्लेम दिखाई देती है। फ्यूल मतलब जिसको हम जला रहे हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो बिना फ्लेम के भी जल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्लेम जो है वो किसकी वजह से दिखती है? वो दिखती है पार्टिकल्स की वजह से। किसके पार्टिकल? फ्यूल के पार्टिकल, एनर्जी के पार्टिकल नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला कि मैटर जो है वो किससे बनता है? वो बनता है पार्टिकल से। एनर्जी का कोई भी पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी जो है बेटा आपका मैटर नहीं होती। इतनी चीज आई समझ में? कैमरा टक गया शायद, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ जी, चलिए, तो ठीक है, समझ में आया? एनर्जी जो है हमारा मैटर नहीं है। अब बात करते हैं बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो हमने मैटर के पार्टिकल्स के बारे में इतना पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बता देता जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल वही हमारा पार्टिकल होता है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जो एयर होती है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो उसमें तो O2 भी हो गया, N2 भी हो गया, और वाटर वेपर्स यानी H2O भी होते हैं, CO2 भी होती है। ठीक है, तो मैटर तो है, एयर है। ठीक है, भले इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स तो है। इस तरह के मैटर को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर बोलते हैं, जिसको हम मिक्सचर भी बोल देते हैं। ठीक है, और मिक्सचर जो है हम अगले चैप्टर यानी चैप्टर 2 में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए प्रॉपर्टीज की बात हम करते हैं। तो बेटा 3 मेन प्रॉपर्टीज है, उसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है। मेन प्रॉपर्टीज 3 है। कौन कौन सी बेटा? एक तो हो गई आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होती है। ठीक है, तभी तो आपस में जुड़े हुए हैं सब। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स ना होती तो सारे पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाते। ठीक है, दूसरा जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया पहला। दूसरा हो गया बेटा इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आए जरा वापस थोड़ी देर के लिए, ये देखो जैसे मैंने H2 बनाया। ठीक है, तो ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया बेटा क्या है? ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध के रखे हुए है। और ये बीच में क्या है? ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ये इतना होता है, मतलब होता तो छोटा ही, यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है,
लेकिन हाँ इतना होता है कि जैसे अगर तुम पानी में नमक को मिलाओगे, ठीक है, तो जो नमक के पार्टिकल, जैसे कॉमन सॉल्ट जो हम बोलते हैं बेटा क्या होता है, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो वो इसके बीच में है ना, यहाँ पे जो स्पेसेस है इनके बीच में वो उसके मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से मिक्सिंग होती है, ठीक, आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। अब वो अलग चीज है कि किसी तरह के मैटर में ये चीजें ज्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, ठीक है, किसी में इंटरमीडिएट होती है, अभी वो चीज पढ़ेंगे। फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन, यानी उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं और रैंडम मोशन शो करते हैं, और रैंडम मोशन शो करते हैं। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेटा एक आपका फ्लूइड प्रेशर नाम का एक टॉपिक बनता है, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक। तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही वाली बात है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है। इसको तुम समझने के लिए ऐसा देख सकते हो, जैसे दूध में जब हम चीनी मिलाते हैं, ठीक है, तो हमने उसको मिक्स करा, मीठा हो गया दूध, लेकिन अगर तुम उसको मतलब मिक्स ना भी करो, दूध में चीनी डाल के छोड़ दो, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद अपने आप दूध वो मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि भाई जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो जिसकी वजह से वो मूव करेगा तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे सब, ठीक है। तो इस तरीके से तो मेन तीन प्रॉपर्टीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पर ही हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को बेटा क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब इसमें और आएंगी, ठीक है। ये तो खाली अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो आप इतनी बताएंगे, लेकिन अभी जब हम बात करेंगे, जब डिफरेंशिएट करने की बात आएगी स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें कुछ 4-5 और जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है बेटा, अच्छा इसको क्लासिफाई देखो ऐसे करेंगे हम, है ना, प्रॉपर्टीज के हेल्प से करेंगे। देखो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, जिसका पूरा नाम क्या होता है बेटा, गैसियस होता है, क्या होता है, गैसियस, ठीक है। अब इनको हम अपनी तीनों प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ेंगे, कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IMF, इंटरमोलिकुलर स्पेस IMS, इंटरमोलिकुलर स्पेस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जिसको मैं खाली KE लिख रहा हूं बेटा। अभी आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू दिखेगा इस पे, नहीं दिखेगा, पिंक ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब देखो तुम खुद, ये तो एक सॉलिड है, ठीक है, ये पेन एक सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अगर इसको मैं इसके पार्टिकल्स को अलग करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो है बेटा वो ग्रेटेस्ट होती है, कैसी होती है, ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और गैसेस में कैसी हो जाएगी, गैसेस में हो जाएगी बहुत ही कम, या फिर कह लो नेग्लिजिबल भी कह सकते हो, या फिर सबसे लीस्ट कह सकते हो, लीस्ट या फिर नेग्लिजिबल तो नहीं होगी, लीस्ट ही होगी, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत जब तो एयर के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। देखो जैसे हमारे सामने एयर है, लेकिन मैं आराम से हाथ घुमा पा रहा हूँ, अभी सॉलिड में तो मैं ऐसे हाथ पार नहीं कर पा रहा, ठीक है, एयर में आराम से घुमा पा रहा हूँ, यानी उसके पार्टिकल्स के बीच में इतनी फोर्स नहीं है, ठीक है, कि वो मेरे हाथ को रोक पाए, तो मैं आराम से हल्की सी फोर्स लगा के एयर के पार्टिकल्स के बीच में से अपना हाथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। और ये फिर बेचारा बीच का बिच्छू है ना, इसमें हो जाएगा इंटरमीडिएट, है ना, है ना, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब सॉलिड से कम, लिक्विड से ज्यादा, सॉरी गैसेस से ज्यादा, ठीक है। बात करेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो ये भी इसी से कनेक्टेड है भाई, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादा पास पास रहेंगे ना,
ठीक है, जब अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही पास रहेंगे, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड्स में कैसा है, लीस्ट, या हम लीस्ट के साथ बेटा नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर बहुत छोटे 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 उसके एटॉमिक लेवल पर देखें तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन वैसे हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर बेचारा वही इंटरमीडिएट और इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्जेस्ट होता है इसमें भैया, गैसेस में, ठीक है। गैसेस में काफी गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में। फिर बिल्कुल अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे, अब जब सॉलिड की भी अट्रैक्शन स्ट्रांग है, स्पेस नहीं है, तो मूव कहाँ करेगा बेचारा, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इसमें भी नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, नेग्लिजिबल, ठीक है। फिर ये बेचारा बीच का बिच्छू इंटरमीडिएट, यानी इससे काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होती है, इससे कम होती है, और इसमें बेटा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए जो है एयर बहुत ही जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज करने का मतलब होता है मिक्स हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी वजह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये है ना कि एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं, समझ में आई बात। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही यहां से एक प्रॉपर्टी का और नाम आ जाता है डिफ्यूजन। क्या नाम आ गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग। देखो एक प्रॉपर्टी या एक यहाँ पे आया था कॉन्सेप्ट फ्लूइड प्रेशर, ऐसी एक और निकल के आ गया डिफ्यूजन, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नजर डालो, ये रे, एक मिनट, ये तो कुछ वैसे हो गया। देखो यहाँ पर हम, ठीक है, इस तरीके से देख लो। यहाँ पे देखो द सॉलिड स्टेट, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होता है, और पार्टिकल हैव लीस्ट, ठीक है, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी और समटाइम्स नेग्लिजिबल। दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अब इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम भी इसके अंदर होती है। कैसे भी, डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये मैं भी बताऊंगा। सेम ऐसे है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे गैसेस स्टेट हो गया। अब देखो, ठीक है, तो ये तो कुछ हो गई। अब डिफरेंसेस, आप जब डिफरेंस टेबल आप बनाओगे तो एक तो आप 3-3 पॉइंट्स का या 4-4 पॉइंट्स का बनाना चाह रहे हो, तो आप ऐसे कॉलम बना के 4 पॉइंट ये लिख दिए, 4 पॉइंट ये और 4 पॉइंट ये लिख दिए, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड हो जाती है बेटा। देखो टोटल 9 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, पहले उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। देखो डेफिनाइट शेप, ठीक है, और डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। वैसे डेफिनाइट का मतलब होता है, डेफिनाइट का मतलब होता है बेटा फिक्स, ये चीज फिक्स है ना। तो डेफिनाइट शेप का मतलब क्या है कि आप जो आपका मैटर है आप उसको कहीं पे भी रख दो, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर रखो या कैसे भी रखो, उसकी शेप जो है वही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन ले लो, ठीक है। अब ये पेन है, अब मैं इसको अपने हाथ में पकड़ के रखूं, मैं इसको फ्रीजर में रख दूं, या मैं इसको पानी में डाल दूं, या हवा में उछाल दूं, इसकी शेप ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो कह सकते हैं इस पेन की शेप कैसी है, डेफिनाइट शेप है, फिक्स शेप है, ठीक है। तो डेफिनाइट शेप हमारी किस किस के अंदर होती है, केवल सॉलिड के अंदर होती है, ठीक है। केवल सॉलिड के अंदर हमारी क्या होती है, डेफिनाइट शेप होती है, जो कंटेनर के हिसाब से चेंज नहीं होती। लिक्विड भी देखो, अब आपने एक सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास या कह लो बाउल, कह लो हेमिस्फेरिकल बाउल होती है ना, आपने बाउल के अंदर पानी लिया, तो अब उसकी शेप कैसी है, हेमिस्फेरिकल शेप है, कटोरे जैसी। फिर आपने उसको किस में डाल दिया, बोतल में डाल दिया, अब उसकी शेप कैसी हो गई, बोतल जैसी हो गई। फिर आप उसको चम्मच में डालो या भगोने में डालो, किसी भी चीज में डाल लो, उसकी शेप उसके जैसी हो जाएगी। यानी लिक्विड्स के अंदर डेफिनाइट शेप नहीं होती, उनकी शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनाइट शेप केवल किसकी होती है बेटा, सॉलिड्स की होती है। बात करते हैं डेफिनाइट वॉल्यूम की, तो डेफिनाइट वॉल्यूम जो है वो सॉलिड के अंदर भी होती है और लिक्विड के अंदर भी होती है। लिक्विड के अंदर कैसे होती है, जैसे भाई 1 लीटर पानी, लीटर क्या है बेटा, वॉल्यूम को नापने की एक यूनिट है लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी आप बोतल में रखो, 1 लीटर पानी आप कटोरे में रखो या ग्लास में रखो, या उसे पी जाओ, पेट में चला जाए तुम्हारे, ठीक है, कहीं भी वो रहेगा तो वो 1 लीटर ही
है ना, यानी इसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो डेफिनेट वॉल्यूम किस किस के पास होती है, सॉलिड और लिक्विड के। ठीक है, अब इसमें लिक्विड की डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कंटेनर के हिसाब से चेंज होती है। सेम चीज गैस में है बेटा, गैस अगर रूम में है तो जैसे एयर होगी अगर रूम में है तो उसकी शेप कैसी होगी भैया, रूम जैसी होगी। हमारे एटमोस्फेयर कमरा खोल दिया, हमारे एटमोस्फेयर में फैल गई तो उसकी शेप कैसी जाएगी, जैसी शेप एटमोस्फेयर की है। ठीक है, सेम ऐसे लिक्विड के साथ होता है ना। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम जो है डेफिनेट सॉलिड की है, लिक्विड की है, लेकिन गैस की जो है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऐसे समझो भाई, आपने एक सिलेंडर के अंदर गैस बंद करके रखी है, तो अब उस गैस की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, या किसी चीज ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो स्पेस जो है वो वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने एक सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है, तो उस गैस की वॉल्यूम क्या होगी, जितना वो जितनी वॉल्यूम उसके सिलेंडर की होगी। ठीक है, अब मान लो सिलेंडर लीक होने लगा, ठीक है, तो गैस निकल के क्या होगी भाई, पूरे कमरे में फैल गई। ठीक है, तो अब उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी हमारे कमरे की, जितना स्पेस जितनी कैपेसिटी हमारे कमरे की है उतनी उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। मैंने कमरे का गेट खोल दिया, पूरे घर में फैल गई। अब उसकी वॉल्यूम यानी उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, उसने पूरा घर ऑक्यूपाई कर लिया। मैंने घर के दरवाजे खोल दिए, वो एटमोस्फेयर में फैल गई, तो अब उसकी बेटा वॉल्यूम क्या हो गई, अब उसने कितने स्पेस ऑक्यूपाई करा, एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो इस हिसाब से उसकी जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली कंटेनर के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नजर डालेंगे तो देखो बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई। देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड में कैसी होती है बेटा, ये लोएस्ट होता है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं इसे थोड़ा इतना ही रखते हैं छोटा छोटा, ताकि ये इसमें आ जाए हमारे। देखो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, हाँ 10 है। ठीक, तो देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर चुके हैं, और काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन को बेटा आप पैकिंग भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पैकिंग, है ना, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स किस तरीके से पैक है, क्लोजली पैक्ड है या फिर लूज दूर दूर है, पास पास है। ठीक है, तो देखो सॉलिड्स में कैसी होती है, पार्टिकल्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में पार्टिकल्स आर पैक्ड लेस क्लोजली देन सॉलिड, ये बेचारा बीच का बिच्छू, इससे कम इससे ज्यादा। ठीक है, और गैसेस में जो है जो पैकिंग होती है, यानी जो पार्टिकल्स की पैकिंग होती है वो लूज होती है। ठीक है, आराम से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी है तो इनकी इन तीनों, ये जो तीन हमारी मेन है, इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। फिर शेप की हमने बात कर ली बेटा, सॉलिड्स में डेफिनाइट शेप होती है, ठीक है, लिक्विड में इनडेफिनाइट शेप होती है, और गैसेस में भी इनडेफिनाइट शेप होती है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड की वॉल्यूम जो है वो डेफिनाइट होती है, मतलब कंटेनर के हिसाब से चेंज नहीं होती। लिक्विड की वॉल्यूम भी डेफिनाइट होती है, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम इनडेफिनाइट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है, अब डेंसिटी में यार एक बड़ी दिक्कत मुझे आती है, भाई बच्चों को ना डेंसिटी का मतलब ही नहीं पता, डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, तो डेंसिटी का कोई डेफिनेशन से जाना देखा जाए तो ये होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इसको हिंदी में जैसे एक वर्ड आया था डेंस, डेंसिटी से निकल के, ठीक है, जो हिंदी में उसका मतलब होता है घना, जैसे होता है ना घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा समझ सकते हो, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने एक वॉल्यूम फिक्स करी, मैंने इतना एक वो लिया, इससे मैंने वॉल्यूम फिक्स करी। ठीक है, हो गया, ये कंटेनर हो गया, ये वॉल्यूम फिक्स हो गई। अब इसके अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स हो पाएंगे उतने ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी हो जाएगी। देखो ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका इस पूरी फ्रैक्शन का आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो 3/5 लिखा हुआ है और 4/5 लिखा हुआ है, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा तो 4/5 होगा ना। ठीक, ये तो कंपैरिजन तो हम करते आ रहे फ्रैक्शन का। तो अगर मास ज्यादा होगा तो भाई उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, और मास कब ज्यादा होगा, जब पार्टिकल ज्यादा होंगे। अब समझो भाई जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं,
तो यानी थोड़ी सी जगह में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे तो मास भी ज्यादा हो जाएगा, तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही गैसेस की बात करें, गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, तो यानी एक पर्टिकुलर जगह में पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो काफी कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो जब कम पार्टिकल्स हो जाएंगे तो मास भी कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आई बेटा डेंसिटी का मतलब, ठीक है। तो डेंसिटी, ठीक है, तो यानी कह रहे हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। गैस में थोड़ी सी जगह में कम पार्टिकल्स आएंगे, मतलब जो जगह होगी उसमें कम पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी जो है बेटा, सॉलिड्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ये फिर बेचारा बीच का बिच्छू सॉलिड से कम होती है, यानी लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, सॉलिड से कम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब और जो गैसेज होती हैं बेटा, इनकी डेंसिटी लीस्ट होती है। अच्छा, अब सवाल यार सर, जो लकड़ी होती है, लकड़ी, वुड, वुड है ना, तो वुड जो है, वुड तो सॉलिड है, वो लकड़ी के ऊपर तैरती है, और हम ये चीज सीखते आ रहे हैं कि भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर ऐसे कह लो कि पानी से डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो तैरेगा। तो उसकी डेंसिटी बेटा इसलिए कम होती है जो वुड है, क्योंकि उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जिसमें एयर होती है, ठीक है, तो वहां पे ना गैप्स बन जाते हैं, स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है। वाटर के बीच में तो नहीं है भाई पोर्स, है ना, एयर कॉलम्स नहीं है, लेकिन वुड के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि सॉलिड का भी कुछ सॉलिड का भी ज्यादा हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो ये मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर, आगे चल के पढ़ेंगे। फिर रिजिडिटी की बात करते हैं, तो सॉलिड कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रिजिड, रिजिड मतलब ठोस, ठीक है। और जो हमारे दोनों ही लिक्विड और गैस, दोनों किस में आते हैं बेटा, फ्लूइड्स में आते हैं, दोनों किस में आते हैं, फ्लूइड्स में आते हैं। और जब फ्लूइड्स की बात आ गई है तो यहां से मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं बेटा, फ्लूइड प्रेशर, क्या क्लियर कर देते हैं, फ्लूइड प्रेशर की बात कर लेते हैं। फ्लूइड प्रेशर, तो देखो, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल भैया, एक क्लास में, छोटी सी क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और वो बहुत सारे बच्चे इधर उधर तेज स्पीड से भाग रहे हैं, और जब तेज स्पीड से भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे भी, टकरा के दीवारों से भी टकराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है, बिल्कुल इसी तरीके से particles of fluids, particles of fluids exerts pressure, exerts pressure on the walls, on the walls of its container, ठीक है। समझ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज लिख दोगे, due to the random motion, due to the random motion of, due to the random motion of particles of fluid। और fluid का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, liquid and gases, ठीक है। समझ में आई बात। और थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि भाई जो पार्टिकल्स है, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो मूव भी ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रेशर लगता है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं बेटा, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे ये है, अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूं तो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और जो लिक्विड होते हैं वो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन काफी कम, ठीक है, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। जबकि गैसेज जो होती हैं बेटा, गैसेज आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। अब तुम फॉर एग्जांपल, जैसे सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया था, सिलेंडर से गैस लीक कर दी, पूरे घर में फैल जाएगी, आजू बाजू भी सब जगह फैल जाएगी। अब इतनी सारी गैस को हमने एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गैसेज जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हो गई बेटा डिफ्यूजन, ठीक है, जो भी हमने बोला था आई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, आपस में मिक्स करने की प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो सॉलिड में कोई डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो ये दो चीजें हैं, दो सॉलिड है, मैं इसको आपस में रखूंगा साथ में डिफ्यूज नहीं होंगे, मैं इसको साल भर रख के छोड़ दूं साथ में तो भी डिफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और जो सॉलिड लिक्विड से आपके लिक्विड जो है बेटा स्लोली डिफ्यूज करते हैं, लिक्विड आपके स्लोली डिफ्यूज करते हैं, कुछ एकदम से भी डिफ्यूज कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो भाई मुझे नींबू पानी मैंने बनाया, तो पानी और लेमन जूस दोनों को मैंने उसमें डाल दिया, तो आप बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा भी आता है देखने में। पानी के अंदर ऐसे नींबू डाल दिया और वो धीरे 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 ऐसे बढ़िया तरीके से फैलता हुआ चला जाता है, मिक्स होता हुआ चला जाता है, उसमें डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वो भी डिफ्यूजन, ठीक, उसमें आप उसको चला दोगे जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गैसेज होती हैं, गैसेज भाई साहब तुरंत के तुरंत डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एक गैस लीक हुई तुरंत एयर में मिल जाएगी, ठीक। तरह तरह की गैस तुम समझ सकते हो एकदम से कौन कौन सी गैसेस एयर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज हो गई आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, ठीक है। तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आपको डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज पूछा जाता है तो आप कोई भी 5 या 6 इसमें प्रॉपर्टी उठा के आप लिख सकते हैं। देखो ये 3 तो मेन है ही, पहले 3 तो मेन है ही है, और ये दोनों, ठीक है। तो ये 5 तो आपको हर हालत में उठानी ही उठानी है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन नहीं, वो शेप और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 5 तो आपको उठानी ही उठानी है हर हालत में, सॉरी, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, तो दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक। और वैसे डिफरेंशिएट अगर करना है तो ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेटा लिखे हुए हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में ना वही वॉल्यूम और शेप की बात हुई है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ देयर कंडक्टर लिख दिया भाई गलती से, ये कंटेनर है, कंटेनर है ये, ठीक है, हाँ, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम एंड फास्ट मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स ड्यू टू विच पार्टिकल्स हिट ईच अदर, है ना, and move towards walls of the container with high speed. Gases exerts more pressure on walls. कितनी गलतियां कर रखी हैं इसमें, अब ये स्टार्टिंग में लिखते जल्दी जल्दी में बनाए थे ये, चलो। Gases exerts more pressure on walls of their container because motion of particles is greater in gases, ठीक है। greater यहाँ कह लो, faster कह लो, ठीक है। solid does not exert any pressure, ठीक। तो ये fluids में होता है केवल, ठीक, समझाई बात। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं पूरा चैप्टर बेटा करा रहा हूँ तो क्वेश्चन भी साथ के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि एक वीडियो में ही आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। चलिए जरा इस पे नजर डालते हैं। मुझे बीच में माइक चेक करते रहना पड़ता है, इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए। एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैंने एक आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली, बाद में देखा उसमें साउंड ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है, तो कहाँ तक आ गए थे, अच्छा ये देखो ये फ्लूइड प्रेशर की वजह से, फ्लूइड प्रेशर का ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो इसमें कैसे, अब तक जो हमने पढ़ लिया इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो भैया मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन, व्हाट इज नॉट मैटर, मैटर क्या नहीं है, ठीक है। तो राइट 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो वही जो हमने पढ़ी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर differentiate between solid, liquid and gaseous state with the help of any 5 properties, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बता दी बेटा, ठीक है, वैसे 10 बताई है, तो 5 जो है वो स्टार्टिंग वाली, ठीक है, तो जो भी 3 वो बताई, और शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 5 तो आप हर जगह लिखोगे लिखोगे, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कितने भी लिख सकते हो, ठीक है, टोटल 10 बताई है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन, है ये तो एक हो गया। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, why smell of, इसको पेन ले लेते हैं, why smell of hot food reaches us faster, why smell of hot food reaches us faster, ठीक है। तो देखो गरम खाना, देखो गरम गरम जब हम किसी गरम खाने को गरम करते हैं तो उसको हीट दी जाती है, हीट मतलब उसको एनर्जी मिल गई। अब उस गैस तो जब उसमें वेपर्स निकलते हैं ना, ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि उसके पार्टिकल्स को और एनर्जी मिल जाएगी, जब उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी तो वो फास्ट मूव करेगा, तो गर्म खाने की महक हमें दूर से ही आ जाती है,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि smell of hot food reaches us faster because on heating the particles of food gains energy due to which they show fast motion and reaches us faster. ठीक है, इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो. ठीक, फिर डिस्क्राइब प्रेशर इन फ्रूट्स. तो प्रेशर इन फ्रूट्स देखो मैंने इसलिए 3-4 पॉइंट्स में लिख दिया था ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो. ठीक है, तो यही पढ़ के यही लिख देना. ठीक है, अब बात करते हैं भाई इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. तो पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में टेम्परेचर की बात करेंगे. तो देखो प्रेशर का क्या मतलब है. प्रेशर मतलब कंप्रेस करेंगे. ठीक है, पार्टिकल्स, अब मान लो गैस है तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है. ठीक है, तो उसको जब हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि वो बीच में से हवा निकलने की जगह ना हो, वरना गैस तो निकल जाएगी. ठीक है, तो जैसे इस तरह का एक कंटेनर हम बनाएंगे, देखो इस तरीके से. ठीक है, तो जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया, इसको पिस्टन बोलते हैं ना, ऐसे जो पिस्टन हो गया. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको हम कंप्रेस करेंगे. जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे. ठीक है, तो किस में जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. फिर इसको और कंप्रेस करेंगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, हालांकि केवल कंप्रेसिवली मतलब प्रेशर ही इनफ नहीं होता, हमें टेम्परेचर की हेल्प भी लेनी पड़ती है. हाँ, लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखो गैस से लिक्विड जाना है तो प्रेशर काफी हद तक काम कर देता है, लेकिन अगर जब लिक्विड से सॉलिड जाना होता है तो अकेला प्रेशर काम इतना नहीं कर पाता, हमें साथ साथ उसको कूलिंग की भी जरूरत पड़ती है, मतलब टेम्परेचर भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है. अब देखो समझ में आया ना. अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर आप जैसे भी सॉलिड है, अब इसके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा होगा तो लग रहा होगा, वरना नहीं लग रहा, वरना तो सॉलिड है. अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि इसके ऊपर से अगर मैं प्रेशर हटा दूं तो ये लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, तो इसलिए केवल एक ही डायरेक्शन में बेटा एरो लगाया होगा. ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी, जैसे जिस अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसको मैंने अभी अभी प्रेशर लगा के मैंने इसको सॉलिड बनाया है, ठीक है, तो तब ऐसा हो सकता है कि भैया उसमें से प्रेशर हटा के वो वापस से लिक्विड और फिर गैस में चेंज हो जाए. लेकिन नॉर्मल हर सॉलिड जो है वो ऐसे लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इतना कोई प्रेशर है ही नहीं, तो इस प्रेशर हटा के मैं उस प्रेशर को हटा के कैसे हो जाएगा ये. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए अब बात करते हैं बेटा, जो मेन हमारी चीज है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, इसको समझते हैं. अब देखो इसको कैसे समझेंगे. देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड को, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि जब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इनमें काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है. जब हम उसको हीट करेंगे तो उसको टेम्परेचर हम देंगे, है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे जब हम उसे, तो हीट क्या है, एनर्जी है, तो उसको पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी. तो वो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो भागने की कोशिश करेंगे, जब और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो भागेंगे. जब वो भागेंगे, ठीक है, तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो भागेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा. तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, नेग्लिजिबल प्रेशर होता है, स्पेस. जब वो पार्टिकल्स भागेंगे तो उनमें स्पेस बन जाएगा. ठीक है, फिर और एनर्जी मिलेगी तो और स्पेस बन जाएगा, और एनर्जी मिलेगी तो और स्पेस बन जाएगा. तो ऐसे करते करते हम सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर. देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर या फिर कह लो कि फ्रीजिंग जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि एनर्जी को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग एनर्जी. ठीक है, कूलिंग का मतलब ही होता है रिड्यूसिंग एनर्जी. ठीक, अब जैसे एसी है, देखो अब एसी है, एसी ठंडा करता है ना, एसी ठंडा करता है, सिंपल सी चीज है. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, है ना, कूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है. एसी ठंडा करता है, ठीक है, लेकिन अब जो एसी का जो एग्जॉस्ट होता है पीछे, अभी उसके सामने खड़े हो जाना, पता चल जाएगा. तो यहाँ तो वो कूलिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो हीट को निकाल रहा है. बेसिकली हीट को बाहर निकाल रहा है, मतलब एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है ना. हीट निकल रही है मतलब एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी रिड्यूस हो रही है. तो कूलिंग का मतलब ही हो गया रिडक्शन इन एनर्जी. ठीक है, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब कूलिंग, कूलिंग मतलब रिड्यूसिंग एनर्जी. अब भैया पार्टिकल भाग रहे हैं अच्छे खासे, आपने उनसे एनर्जी छीन ली, तो बेटा आराम से बैठेंगे, फिर बिल्कुल ही छीन ले तो सो जाएंगे आराम से. ठीक है, तो ना कोई काइनेटिक मतलब कोई मोशन होगी और ना ही फिर उनके बीच में स्पेस होगा. ठीक है, तो इस तरीके से गैस किस में, गैस भैया आपका लिक्विड में, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड्स आर चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड्स आर चेंज इनटू
गैसेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरीके का ये चलता है। ठीक, अब देखो जो इसमें मेन चीज है, ये तो चलो नॉर्मल सी चीज हो गई, अब इसमें मेन चीज हो गई भाई, ये देख लो जरा एक बार। ठीक है, तो मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, देखो एक सॉलिड से अगर लिक्विड चेंज होगा, ठीक है, जैसे आइस हो गया है ना, आइस को वाटर में चेंज करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग, या तो मेल्टिंग बोल सकते हैं या फिर हम उसको लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं। लिक्विड से अगर हम गैस में जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। ठीक, फिर वापस आ जाते हैं, जब गैस से लिक्विड आते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड वापस बनते हैं तो उसको दो नाम दे सकते हैं, या तो फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो सॉलिड से सीधे गैस और गैस से सीधे सॉलिड, यानी लिक्विड से भैया उनका कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बेटा सबलाइम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सबलाइम। ठीक है, अब इनको पॉइंट वाइज सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं भैया मेल्टिंग की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग की हम बात करते हैं। तो मेल्टिंग क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड इज चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी बाय हीटिंग। ठीक है, बाय हीटिंग, तो उसको हम बोलते हैं भाई मेल्टिंग। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, और मेटल को हीट करके हम मेल्ट करते हैं, जैसे सोने से हम वो बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको शेप देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हीट करके तो होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिंपल सी चीज। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज आती है भैया, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब जैसे कुछ बच्चों से ना मैं डेफिनेशन पूछता हूँ, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अ पॉइंट एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। अरे पॉइंट, पॉइंट तो भाई मैं ऐसे बना दो, लो ये रहा पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, लो भाई पॉइंट क्या है, पॉइंट है टेम्परेचर, ध्यान रखना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट बस उसको बोल दिया, टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर आकर, अब देखो मैटर अलग अलग तरह के हैं, जैसे सॉलिड भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड में किसी के मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ठीक है, तो मेल्टिंग जो है अलग अलग, जब उनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो वो टूटने का जो एक पर्टिकुलर मतलब टेम्परेचर होगा वो भी अलग अलग होगा ना। तो वही जो टेम्परेचर है, तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग, क्या बोला है भाई, स्टार्ट्स चेंजिंग, ठीक है, इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है, ध्यान रखना, ऑफ दैट सॉलिड मतलब हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस पर आने के बाद, ठीक है, जैसे आपके पास एक सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद वो मेल्ट होना यानी लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि ये टेम्परेचर इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो ये किसी भी सॉलिड का जो टेम्परेचर है, आप उसे कितना भी हीट कर लो, उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अगर जो मेल्ट होकर जो लिक्विड बन गया है, उसको अगर उसका अगर टेम्परेचर नापोगे तो वो आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जो सॉलिड है और वो मेल्ट हो रहा है, तो अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर नापोगे तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। जैसे हम आइस की बात करते हैं, ठीक है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वैसे, देखो आइस जो है 0 डिग्री पर आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगी, और आइस चिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, आइस कोल्ड वाटर बोल देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आपको वो भी मिल जाएगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री ही है। तो 0 डिग्री कैसे, अगर भैया फ्रीजिंग चल रही है, यानी फ्रीजिंग चल रही है मतलब 0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा, तो फिर वो सॉलिड में रहेगा। और अगर मतलब फ्रीजिंग नहीं चल रही तो ऑब्वियस सी बात है, वो एटमॉस्फेयर को मैच करने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा।
तो और वो फिर वो मेल्ट होने लग जाएगा। लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप आइस का टेम्परेचर नापोगे तो वो 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आयरन का कितना है 1583, सॉरी 1583, 1583 पता है क्या होता है? ठीक है, सॉरी मैंने गलती से 83 बोल दिया। जैन जी किड्स हो ना तुम, तुम्हें 83 थोड़ी पता होगा। चलो, तो 15 सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, 1583 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस का बेटा 46, सॉरी वैक्स का 46 से लेके 68 डिग्री। अब वैक्स भी वैसे कई तरह की आती है, तो 46 से लेके 68 डिग्री के बीच में वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ऐसी बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। अब इसमें एक सवाल आया जो कि आना चाहिए कि सर, अच्छा आपने ये बोल दिया कि अगर मैं उसको हीट करता जाऊं, अगर मैं उसको हीट करता जाऊं तो उसका टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी मैंने बात मान ली सर। पर सर ये बताओ कि अब मैं उसको हीट कर रहा हूँ, वो हीट जाता रही है, ये भी तो भाई वो मैं तो हीट कर रहा हूँ भाई, मैंने बर्नर या गैस मैंने जला रखी है, मैंने फ्लेम ऑन कर रखी है। ठीक है, तो वो हीट जाता रही है। ठीक है, तो बेटा अब एक तरीके से कहें तो वो हीट छुप गई ना, छुप गई। और छुप गई के लिए इंग्लिश वर्ड बताऊं, इंग्लिश वर्ड बताऊं, लेटेंट। क्या है? लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। लेटेंट का मतलब होता है छुपी ही, छुपी हुई। तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, जो बेसिकली यूज होती है इन चेंजिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे रीच करने के बाद, मेल्टिंग पॉइंट रीच करने के बाद जो जो भी आप हीट दोगे हमारे सॉलिड को, वो यूज होगी उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के बाद। क्योंकि अगर आपने बेटा वो जैसे आपने मतलब उसको हीट देनी बंद कर दी, तो वो तो फिर नॉर्मल अपने एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश करेगा। देखो कोई भी चीज है, ठीक है, अगर वो बहुत ऐसा समझो, ये हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है। ठीक है, ये नीचे मतलब ठंडा है, ऊपर गर्म है। ठीक है, जैसे आइस है। ठीक है, आइस को मैंने बाहर निकाल कर रख दिया, तो ना ये नॉर्मल होने की कोशिश करता है ना, हमेशा इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को मैच करने की कोशिश करता है। तो अगर मैंने आइस को यहाँ रख दिया, मतलब आइस का टेम्परेचर मान लो यहाँ है और मैंने उसको बाहर रख दिया, तो वो क्या करेगी? अगर वहां फ्रीजिंग चल रही है तो ठीक है, वो यहाँ पे यहाँ रहेगी, इससे नीचे जाएगी। अदरवाइज वो इसको मैच करने की कोशिश करेगी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो वो भी धीरे धीरे ठंडी होके इसको मैच करने की, यानी ठंडी चीज ले लो चाहे गर्म चीज ले लो, वो एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज है, इसलिए हम उसे कंटिन्यूसली हमें उसे हीट देनी पड़ती है टू चेंज इट्स स्टेट। अगर हम हीट नहीं देंगे कि भैया चलो अच्छा आयरन को हम हीट कर रहे हैं 1583 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, अच्छा टेम्परेचर पहुंच गए, गैस बंद कर दो, मतलब या फिर बर्निंग बंद कर दो, अब तो हो गया ना, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गए। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फिर से नीचे आ जाएगा उसका टेम्परेचर। तो वो चेंज करने के लिए हमें उसे कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा, और वो हीट जो एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जाएगी वो होगी लेटेंट हीट। अब देखो लेटेंट हीट भी दो तरह की होती है, देखो बॉइलिंग पे बात करेंगे, सब्लिमेशन ये रहा। ठीक है, लेटेंट हीट दो तरह की होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। फ्यूजन जो है, फ्यूजन कब होगी? जब आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करोगे, और वेपराइजेशन कब होगी? जब आप लिक्विड को गैस में चेंज करोगे। ठीक है, अच्छा पहले वेपराइजेशन की बात तो कर लें। ठीक है, आज बॉइलिंग पे आ जाते हैं बेटा। हाँ तो बेटा जी देखिए, बात करते हैं बॉइलिंग के ऊपर। ठीक है, तो बॉइलिंग जैसे हमारा मेल्टिंग क्या हो गया था? मेल्टिंग हो गया भाई, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग क्या हो गया? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज चेंज इनटू गैस और इट्स वेपर। क्योंकि वेपर जो होता है वो भी क्या होती है? मतलब गैसेस स्टेट होती है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है? बाय हीटिंग। ठीक है, अब जैसे वहां पे था बिल्कुल ऐसे ही, यहीं पे है जैसे मेल्टिंग पॉइंट था ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? वो टेम्परेचर जिस पे एक जो लिक्विड है वो अपने मतलब गैसेस स्टेट यानी वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू इट्स वेपर्स और गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे एग्जांपल हो गया भाई तुम्हारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, मिल्क का 95 डिग्री हो गया, और पेट्रोल का जो है वो 35 से लेकर 70। बेटा यहाँ पर 35 से 70 इसलिए है क्योंकि पेट्रोल की देखो अलग अलग क्वालिटीज आती है। ठीक है, तो ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब उसका अगर प्योरेस्ट फॉर्म है तो वो 35 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब फिर बिल्कुल जैसे
उसमें था सेम ऐसे ही कि किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन नॉट एक्सीड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट को एक्सीड नहीं करेगा लिक्विड का, वेपर्स का ज्यादा हो सकता है लेकिन लिक्विड का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड का ही होता है, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर भी हमें कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हीट बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर फिर नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पर फिर से वही सवाल आ जाता है कि सर अगर हम हीट करते रहेंगे और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा तो वो हीट कहाँ जा रही है, तो वो हीट क्या कहलाएगी भाई, वो हीट कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर देखो, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, मतलब वो वाली जो हीट है वो क्या होगी, वो आपके लिक्विड को उसके वेपर्स में या फिर गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए काम आएगी। ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया बॉइलिंग। ठीक, अब बात करते हैं कंडेंसेशन की। अब क्या हुआ, देखो सॉलिड से लिक्विड पहुंच गया, लिक्विड से गैस, अब वापस क्या है, गैस से लिक्विड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है गैस से यानी वेपर से लिक्विड वापस बनने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया द प्रोसेस बाय व्हिच अ गैस इज चेंज इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर यानी कूलिंग। ठीक है, ये देखो इसके एग्जांपल आपने देखे होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड अ कोल्ड बोतल और ग्लास, जैसे ठंडे पानी की बोतल होती है या फिर गिलास होता है, उसके बाहर जो है वो ड्रॉप्स आ जाती हैं। ठीक है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है ये, लोग पूछते हैं कि ये ठंडे पानी की बोतल है, इसके बाद पानी कहां से आ गया, बोतल लीक कर रही है क्या? नहीं बेटा, क्यों भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, CO2 वाटर वेपर से सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक, अब क्योंकि जो बोतल है वो ठंडी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आसपास के जो वाटर वेपर्स होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जी, कूलिंग का मतलब ही क्या बताया था कि एनर्जी को लेना। ठीक है, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या बन जाएंगे, वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, या फिर ऐसे कह लो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन प्लेट प्लेस टू कवर अ वेसल इन विच वाटर और टी इज बॉइलिंग। जैसे चाय बन रही है या पानी बन रहा है, उसके ऊपर क्या रख दो भाई तुम, प्लेट हो, थोड़ी देर बाद प्लेट उठाओगे तो उसके ऊपर पानी आ जाएगा। पानी कैसे आया, क्योंकि जो प्लेट थी वो क्या थी, ठंडी थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू भाई 100 डिग्री सेल्सियस से तो ठंडी ही थी ना वो। ठीक है, तो जब उसको मतलब उसके ऊपर रखा गया तो वाटर वेपर्स का जो टेम्परेचर ज्यादा था, जो 100 डिग्री से भी ज्यादा था, वो प्लेट से टकराने के बाद या प्लेट को टच करने के बाद वो टेम्परेचर जो है उसका कम हो गया, और 100 डिग्री से जैसे ही वो हल्का सा भी नीचे आई वैसे ही वो वापस क्या बन गया, वापस लिक्विड बन गया, जैसे वाटर वापस वो वाटर बन गया। समझ में आई बात, ये होता है कंडेंसेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग क्या हो गया भाई, वही सेम चीज कि जब हम लिक्विड को किसमें चेंज करेंगे, सॉलिड में, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कूलिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर टू आइस। ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो क्या है, टेम्परेचर एट विच अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। देखो जैसे वाटर का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आइस रहेगी। अब इस चीज पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब आपको आपने सुना होगा आइस कोल्ड वाटर बोलते हैं, जिसको मतलब 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको आइस भी मिल जाएगी और वाटर भी मिल जाएगा। अब अगर टेम्परेचर इससे कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज और हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो आइस की तरफ चला जाएगा। और अगर मान लो वहां पर हम कूलिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल भी हम रख के छोड़ दे रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वाटर में ही रहेगा। ठीक है, समझ आई? तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को सब क्या है, बराबर करने की कोशिश करते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो हीट है, जो यहाँ पे जो भी एनर्जी है, वो हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी फ्लो होती है। ठीक, तो क्या होगा, अगर मान लो कोई चीज ज्यादा गर्म है और ये चीज ठंडी है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो यहाँ से लेकर मतलब हायर से लेकर लोअर की तरफ फ्लो होगी, तो इसकी एनर्जी इसमें मिलेगी, धीरे धीरे ये दोनों एक पॉइंट पे आकर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर कोई चीज ठंडी है, अगर कोई चीज ठंडी है तो वो क्या करेगी, वो फिर इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होगी और एक पॉइंट पर आकर इनकी दोनों फिर बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मतलब हीट या फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ में आएगा? तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन वैसे पेपर में बेटा आपकी 9th क्लास में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं देखो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो ये हो गया ना, यहाँ पर देखो
फ्रीजिंग तक हम क्या हो गया, यहाँ पर वापस आते हैं, देखो जरा, तो देखो यहाँ से देख लो, है ना, सॉलिड से लिक्विड गया मेल्टिंग, ठीक है, लिक्विड से गैस गया बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, ठीक है, इसमें एक प्रोसेस और है बेटा इवापोरेशन, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है उससे, ठीक है। अब गैस से फिर लिक्विड वापस आया तो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड से फिर सॉलिड फ्रीजिंग हो गया या फिर सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो एक मेथड हमारा ये है सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, sublimation. Sublimation क्या process है, the process in which a solid directly changes into gas and a gas directly changes into solid, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, देखो जो ये सब्लिमेशन करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं भाई, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सबलाइम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो सबलाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बहुत कॉमन हो गया ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस आजकल तो बहुत चल रहा है, शादियों में आपने देखा होगा वो मटके लगा देते हैं उसमें से फिर धुआं निकलता है, तो बेसिकली क्या करते हैं मटके के अंदर होता है गर्म पानी, उसमें हम ड्राई आइस डालते हैं, ड्राई आइस बेसिकली क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो कोल्ड ड्रिंक में तो मिली होती है CO2, तो बेटा कोल्ड ड्रिंक में जो मिली होती है ना गैस फॉर्म में मिली होती है, कंप्रेस करके उसको मिलाया जाता है और जैसे आप बोतल को खोलते हो वो गैस बाहर आ जाती है, ठीक है। सेम ऐसी नेफ्थलीन बोल जो कपूर की बोल होती है, ठीक है, यही नेफ्थलीन बोल होती है, यही होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले तो NH4 ये होता है अमोनियम, इसमें एक Cl यानी क्लोराइड क्लोरीन लग जाता है, NH4Cl जो है इसका फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं। तो सबलाइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड यानी अगर सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस, अगर मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, ये वैसे सब्लिमेशन रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है बेटा, ठीक है, यानी इनका जो आप कह लो एक तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे नीचे अगर रहे तो अच्छी बात है, अगर उससे जरा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सीधे अपने वेपर्स में चेंज होना शुरू कर देगा। नेफ्थलीन बोल जो होती है कपूर की जो गोलियां होती है ये बेटा आपकी उसमें यूज होती है, तो पूजा में तो होती है, उसके अलावा जैसे आप कपड़े वगैरह रखते हैं ना अलमारी वगैरह में, तो उसमें डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह वहां पर ना हो, ठीक है, तो वो भी बॉल धीरे धीरे गायब हो जाती है, समझ में आएगा। तो ये मतलब सबलाइम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है और जब कोई गैस डायरेक्ट उसमें आता है, किसमें आपका सॉलिड में, इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया बात। तो आप ये सारे कन्वर्जन हो गया, जैसे लेटेंट हीट की जगह मैंने बता दिया था, तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इज द एनर्जी व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अभी दो तरह के हो गए तुम्हारे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। देख लो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन देखो, चलो हमें पता तो चल गया क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन ना आपको थोड़ा ध्यान से लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन यही लिखनी है। यहाँ पर देखो ये वर्ड यूज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये ध्यान रखना 1 kg, तो डेफिनेशन आप बिल्कुल ऐसी है एक चीज, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है बेटा नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि देखो अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें टेम्परेचर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक मतलब जो प्रेशर वो है ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो पहले उनको दबाव लगा हुआ है तो हमें टेम्परेचर और ज्यादा लगाना पड़ेगा, उनको और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक। सेम ऐसे ही अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो कोई भी प्रेशर कह लो, अगर वो प्रेशर कम है तो कम टेम्परेचर में वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी, कोई भी चीज या फिर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगी, मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखो इसका जो बहुत बढ़िया वो है ना, वो है देखो पहाड़ों पे, जैसे पहाड़ों पे दाल वगैरह कम बनती है, क्यों, क्योंकि पहाड़ों पे दाल ना गलती नहीं है ठीक से, क्यों नहीं गलती, पहाड़ों पे क्या है, पहाड़ों पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, देखो जैसे जैसे आप हाइट पे चलोगे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज होता चला जाएगा, पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो पार्टिकल्स जो है, जैसे मान लो पानी का मैं जान रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो मतलब उनके ऊपर वैसे प्रेशर कम है तो उनको हल्की फुल्की सपोर्ट तो ऐसे मिल गई, प्लस अब जब उनको टेम्परेचर दोगे तो वो जैसे वाटर का बॉइलिंग, जब अभी कह रहे हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ मतलब हाइट पे चलते चले जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी
कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी वहां पर देखो दाल क्यों नहीं गलती भाई, सीधी सी बात है, पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर वगैरह इन जगहों पर हो गया। ठीक है, अब अगर इससे तुम ऊपर जा रहे हो तो वहां पर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, जिसकी वजह से कम ही टेम्परेचर में यानी 90 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस में ही पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना प्रेशर का क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर भी तो एक तरीके से पार्टिकल्स को बांध के रख रहा है। ठीक है, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इसको, ताकि वो भाग सके, खुल के भाग सके। और अगर प्रेशर कम है तो कम टेम्परेचर में ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब रही बात कि भैया इसको ठीक कैसे करें, तो आप ना नमक मिला दो बेटा। क्या मिला दो? नमक, सॉल्ट है ना। आप सॉल्ट मिला दोगे तो वो सॉल्ट वाटर बन जाएगा। सॉल्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल वाटर से वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप वहां पर अगर भी कुछ खाओगे ना तो आपको नमक खाने में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। समझ में आएगा? ठीक है, तो ये भी लेटेंट हीट डेफिनेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे तो क्योंकि जब तक मेल्टिंग पॉइंट पे रीच नहीं करेंगे जब तक तो फिर वो स्टेट चेंज होना शुरू ही नहीं होगा। इज नॉट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बेटा अलग होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर सेम ऐसी हुई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा भाई, उसमें द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जरूरी है। इज नॉट एट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा ये ना आप बिल्कुल डेफिनेशन एज इट इज याद कर लो, 2-3 बार लिख लेना। वैसे देखो समझ में तो आगे, बस जैसे ये होगा ना 1 kg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मत भूलना लिखना। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ नोट हमने लिखा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखो कैसे बोर्ड पे आ जाते हैं। देखो अब इसमें ना कुछ एक मिनट रुकना मेरा, ये हमने पूरा कर लिया ना। एक मिनट यहाँ पे आ जाओ जरा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चंस पे जाने से पहले देखो ये चीज आ गई कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझते हैं अभी। अब देखो इसमें वैसे समझने का सिंपल सी बात है। अभी हमने बोला कि किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइस का जो है टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से कभी ज्यादा जाएगा ही नहीं। या वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वो अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी पार्टिकल उतनी रहेगी। लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, अब ध्यान देना वाटर है। ठीक है, तो वाटर के पास कैपेसिटी है और एनर्जी गेन करने की। कहां तक? वो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको बोल कर सकते हैं, मतलब उतनी लेवल तक वो एनर्जी गेन कर सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो एनर्जी को गेन कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ आइस, ठीक है, हैव लेसर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम चीज ऐसे देखो वाटर के लिए आता है। देखो पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर, वाटर लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। यानी इससे ज्यादा एनर्जी एक्वायर करने की उन पार्टिकल्स के पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, अब जो स्टीम है, स्टीम क्या है? गैसेस। ठीक है, गैस फॉर्म है, तो उसमें अभी कैपेसिटी है और एनर्जी गेन करने की, इसलिए उसमें एनर्जी ज्यादा हो सकती है। बेटा ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि इनमें से दोनों में से, स्टीम में से और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कौन ज्यादा हार्मफुल है, कौन ज्यादा सीवियर बर्न क्रिएट कर सकता है। तो स्टीम जो है वो ज्यादा, अगर स्टीम जैसे कुक करने से या फिर चाय की केतली देखी होगी उसमें से अगर वो स्टीम निकलता है, स्टीम अगर वो डायरेक्ट आपके हाथ पे लग जाए तो वो डायरेक्ट छाले छाले पड़ जाएंगे आपके हाथ पे। ठीक है, पानी से फिर भी थोड़ा कम, अगर पानी डल गया तुम अपना बर्फ से रगड़ लो, काम हो जाएगा। लेकिन जो स्टीम है वो तुरंत ही छाले पड़ा देगी आपको। ठीक है, समझ में आता? तो यही चीज है इसमें, ये ध्यान रखना। इसीलिए बेटा मैंने वाले पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी
लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सॉलिड्स में ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, और लिक्विड्स में बेटा बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन आता है कि किसके पास ज्यादा एनर्जी है। जैसे मान लो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पर भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम आइस का एग्जांपल ले लें, 0 डिग्री पे आइस और 0 डिग्री पे वाटर। ठीक है, दोनों मिलेंगे हमें। ठीक है, दोनों मिल गए। अब इसमें से पूछा जाए कि भैया इसमें से किसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो देखो आइस क्या है, आइस है सॉलिड, सॉलिड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी वो और एनर्जी गेन भी नहीं कर सकती। ठीक है, कहने का मतलब है तुम बोलोगे सर के दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस है तो एनर्जी एक्स्ट्रा कैसे हो जाएगी, बात एनर्जी की नहीं है, बात है कैपेसिटी की, और एनर्जी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे वाटर है अगर 0 डिग्री सेल्सियस, तो भले इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये एनर्जी तो एक्वायर करेगा ही एटमॉस्फेयर से। जब एनर्जी एक्वायर करेगा तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी तो ये ले सकता है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सेम है बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाले उसमें केस में बनता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्टीम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा एनर्जी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर के अंदर कैपेसिटी नहीं है और एनर्जी एक्वायर करने की, क्योंकि हम तो हीट उसे दे रहे हैं, वो फिर भी एनर्जी नहीं ले रहा, और ले रहा है तो कहा जा रहा है, वो स्टीम में बदल जा रहा है। ऐसे समझो कि ये वाटर है, सपोज है ना, यहाँ पे वाटर है इसमें। ठीक है, इसको तुम हीट दे रहे हो। ठीक है, इसको तुम हीट दे रहे हो, अभी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठीक है, तो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। अब इससे जो ऊपर हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो देखो वाटर वेपर्स निकल रहा है इसमें से, और जो वाटर वेपर्स है वो ऑब्वियसली पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हीट मिल रही है तो ये हीट को भी एक्वायर कर रहे हैं, यानी इसके पास और एनर्जी होगी, तभी इसका टेम्परेचर जो है बेटा और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पेपर में। ठीक है, तो देखो आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। देखो एक मिनट, ये तो इवेपोरेशन आ गया। देखो हाउ डज प्रेशर अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी हमने पढ़ा कि भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट, आप ये पूरा ये वाला चार्ट बना देना। देखो ये वाला जो चार्ट था ना हमारा, ये वाला पूरा चार्ट बना देना, आप चाहो तो ये बना देना, और अच्छे से बनाना चाहो तो ये बना देना। ठीक है, वैसे टेम्परेचर को दिखाना है तो टेम्परेचर के लिए ये वाला ज्यादा सही रहेगा, और प्रेशर के इफेक्ट्स के लिए ये वाला सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अभी डेफिनेशन आ जाती है, फिर बॉइलिंग की, मेल्टिंग पॉइंट की, इन सब चीजों की डेफिनेशन आ जाती है। फिर देखो ये आ गया तुम्हारा, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कंडेंसेशन। इसको थोड़ा डिटेल में लिख देना कि वाटर वेपर जो है, बोतल ठंडी होती है, वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से उनका कंडेंसेशन होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे। फिर देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन, जो भी पूछ सकता है। साथ में देखो जो मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा ना बेटा, इससे रिलेटेड ये जो तुम्हारा है ना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं इवेपोरेशन पे। ठीक है, कहाँ है भाई, इवेपोरेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, इवेपोरेशन में हो तो वही रहा है कि लिक्विड से उसके वेपर्स बन रहे हैं। लिक्विड से क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, नॉर्मल। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब था नॉर्मल प्रेशर, ऐसी रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे नॉर्मल हमारे टेम्परेचर में, मतलब जो रूम में टेम्परेचर होता है घर के आसपास सराउंडिंग्स में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि लिक्विड से वेपर बनेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग में क्या था बेटा, बॉइलिंग में हमको हीट करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, अगर आपसे कोई पेपर में तो नहीं पूछता, नॉर्मली पूछेगा कि क्या बॉइलिंग के केस में इवेपोरेशन हो रही है। ऑब्वियसली हो रही है, क्योंकि इवेपोरेशन में तो लिक्विड से वेपर जा रहा है। लेकिन क्या इवेपोरेशन में बॉइलिंग हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या रूम टेम्परेचर में हो रहा है। जैसे वाटर का केस ले लो, तो वाटर जो है जैसे नॉर्मल, जैसे गर्मियों में भी, अब तो खैर ज्यादा होने लगा, जैसे नॉर्मल मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस से
40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर रहता है गर्मियों में, ठीक है। सर्दियों में ये टेम्परेचर आपका ऐसे रहेगा 10 से लेकर, अब मैं बेटा दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह जगह का हिसाब है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मतलब इसके बीच में रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे गर्मियां हो, देखो गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, सर्दियों में थोड़ा देर में जाता है लेकिन हो जाता है काम, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर हो गया है, यानी ये जो लिक्विड से वेपर जाने वाली बात है ये इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अपने आप है इसलिए इसको अलग नाम दिया गया। बॉइलिंग में हम इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन इवेपोरेशन में ये काम अपने आप हो रहा है, ठीक है। देखो, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज चेंज इनटू इट्स वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। ये कैसा फिनोमिना है बेटा? एक सरफेस फिनोमिना है। इसको देखो एक्सप्लेन करते हैं। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है? देखो, जैसे अब मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब ये पानी है, ठीक है, पानी को लेके चलते हैं, कोई कोई भी लिक्विड ले लो, ठीक है, सबका मतलब अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती है, पानी हम लेके चलते हैं। तो देखो ये सरफेस है बेटा, अब यहाँ पर कलर चेंज करते हैं जरा, देखो इस सरफेस पे देखो यहाँ पर ये क्या है? ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स है। और यहाँ देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हवा के पार्टिकल्स आपके घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके हवा के पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? तो क्योंकि ये एयर है, इनके पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होगी और इसमें एनर्जी कम होगी। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो एनर्जी है वो हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, समझ आई बात? तो ये होगा, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, और ये अगर इसके कांटेक्ट में आए, देखो यहाँ तक रहेंगे ना, बिल्कुल इसके पास तक ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा भाई? ये अपनी एनर्जी इनको देंगे, और जब इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, यहाँ से रेड वालों के ले लेते हैं, ठीक है, तो जब इन रेड पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो ये मूव कर देंगे बाहर, ठीक है। अब इसको ना बहुत प्यार से देखो, ऐसे समझो, सपोज करो भाई तुम एक सीधे साधे से बच्चे हो, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो बड़े प्यार से, अब कुछ शैतान बच्चे आके बार बार तुम्हें टपली मार के जा रहे हैं, आए गए आए गए आए गए, तो थोड़ी देर बाद तो गुस्सा आएगा तुम्हें, और तुम फिर उनके पीछे भागोगे। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि पार्टिकल से बेचारे छोटे सीधे साधे से बच्चे चुपचाप बैठे हैं, ये आगे बार बार इनको छेड़ रहे हैं, टपली मार रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी दे रहे हैं, तो एक टाइम बाद फिर ये भी इनके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमिना है। अच्छा, तो फिर ये चलो सर, ये जो सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग क्या है? तो बॉइलिंग जो है बेटा, एक मिनट कहाँ गए, हाँ ध्यान रखना, जो बॉइलिंग है, यही लिख देता हूँ, बॉइलिंग जो है बेटा वो आपका बल्क फिनोमिना है। क्या है? बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है? जैसे कंटेनर है पूरा, तो इसमें जहां जहां पानी है हर जगह पे यहाँ से पानी निकलेगा, इसमें जरूरी नहीं है कि सरफेस से निकले, इसमें सबसे पहले तो नीचे से निकल के आते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे यहाँ पर वाटर वेपर्स निकलेंगे, तो इसलिए बल्क मतलब पूरे से यहाँ पे निकलेंगे वाटर वेपर्स, तो इसलिए इसको बल्क फिनोमिना कहते हैं। और हमारे इवेपोरेशन में केवल पहले तो सरफेस पे है, देखो ये ऊपर सरफेस वाले हैं, पहले ये वेपर्स में चेंज होंगे, फिर ये हो जाएंगे, तो फिर जो फिर नीचे वाले ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके सरफेस से ही जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स के पार्टिकल में चेंज होते हैं। समझ में आया इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इस वजह से सरफेस फिनोमिना है। देखो मैंने इसको लिख भी दिया है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड दे गेट इवेपोरेटेड। बस इतना लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इवेपोरेशन, तो हम लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस मत भूलना, सरफेस बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस obtain energy from surroundings and they get evaporated। ठीक, समझ में आई? आगे चलते हैं। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अच्छा, ये फिर एक इवेपोरेशन की एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, एक इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी और आ गई, एक ये कहती है भैया कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कूलिंग क्यों होती है बेटा, इसका कारण समझो। अब देखो ये पिछले पेज पे हो जाएगा वैसे काम, देखो ये समझो, जैसे ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको एनर्जी मिली, ठीक, इनको एनर्जी मिली। अब देखो कुछ एनर्जी तो यहाँ से लेंगे, कुछ एनर्जी ये यहाँ से लेंगे। अब मान लो पूरी एनर्जी यहाँ से नहीं मिली, तो ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स है, ये देखो ये नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, इनसे भी कुछ एनर्जी
एक्वायर करते हैं और फिर निकल के भागते हैं। ठीक है, तो कुछ एनर्जी यहाँ से लेंगे और कुछ एनर्जी नीचे से लेंगे। ठीक है, तो इसके इसीलिए क्या होता है कि जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स है कंपेरेटिवली थोड़े लो एनर्जी होती है, इसलिए हमें कूलिंग फील होती है। जैसे तुमने देखा होगा सैनिटाइजर खूब कोविड टाइम में खूब सैनिटाइजर यूज किया है, तो सैनिटाइजर इवेपोरेट होगा तो जल्दी इवेपोरेट होगा, तो काफी तेज कूलिंग होती है। बाकी गीले हाथ हुए, गीले हाथ धीरे धीरे सूखते तो ठंडे लगते हैं। ऐसे कह लो गर्मियों में जब पसीने आ जाते हैं, फिर जब हवा लगती है तो भाई कितनी ठंडक मिलती है। क्यों मिलती है ठंडक? जब जैसे पसीने हमारे जो कपड़े होते हैं, पसीने को ऑब्जॉर्व कर लिया, अब जब हवा चलेगी तो जो कपड़ों में जो पसीना होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। इसी वजह से कहते हैं कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स? ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कॉटन क्लोथ जो है वो आपके स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर वो स्वेट धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता है, जो आपकी बॉडी को ठंडा रखता है गर्मियों में। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, इतनी चीज समझ में आ रहा है कि कूलिंग क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ से ले रहा है, कुछ एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल से ले रहा है, इसीलिए इवेपोरेशन कूलिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स पे आते हैं। देखो यहाँ से ना कुछ एप्लीकेशंस बन जाते हैं। देखो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि उससे भी फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन पे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये क्यों कह रहे हैं, है ना, मतलब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्यों क्यों इसका तो मैंने बता दिया ना। अब देखो क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे डेजर्ट कूलर बेटा, जो गर्मियों में जो हम कूलर यूज करते हैं ना घर में, उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है समझो। अब उसमें कंटिन्यूसली हम पानी चलाते रहते हैं ना, तो उसकी ग्राफ होती है, उस पर पानी डालते हैं, अब धीरे धीरे वो पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो वहां पे कूलिंग क्रिएट होती है, और जो उसका पंखा होता है वो घूम के उस कूलिंग को अंदर रूम में खींच लेता है। ठीक है, इस तरीके से तो वाटर evaporates from the grass of the desert cooler which causes cooling and the fan of cooler pulls it inside the room। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ऐसे देखो, जैसे मैंने बताया कॉटन क्लोथ्स इन समर, सेम वही चीज है। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ इजीली अब्सॉर्ब स्वेट्स, इजीली भी कह सकते हो एंड प्रॉपरली भी कह सकते हो, इजीली एंड प्रॉपरली। ठीक है, स्वेट, द evaporation of this sweat causes cooling and makes us feel relaxed या फिर cool। ठीक, रिलैक्स्ड कह लो या फिर कूल कह लो, समझ में? चलिए, फिर आ गया बेटा अर्थन पोर्ट। अर्थन पोर्ट होता है मटका, है ना, गर्मियों में रखता है ना, मटके में पानी रखते हैं, तो मटके में पानी ठंडा हो जाता है। अभी कैसे, उसमें तो फ्रिज थोड़ी लग रहा होगी, तो उसमें पानी कैसे ठंडा होता है? तो जो मटका है हमारा, ये रहा हमारा मटका, एक मिनट, ज्यादा गंदा बन गया ये तो, ऐसे मटका हो गया ये हमारा मटका। ठीक है, मटका हो गया। अब मटके में क्या होता है बेटा, देखो मिट्टी का मटका है, तो उसमें छोटे छोटे से क्या होता है, पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। ठीक है, जिनमें देखा होगा तुमने, अगर जब पानी मटके में भरते तो बाहर से ही मटका गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा जो पानी आता है, क्योंकि पानी थोड़ा पार्टिकल्स का है, तो जल्दी से बाहर से एनर्जी एक्वायर करके और थोड़ी सी अंदर से एनर्जी लेके ये क्या हो जाता है, ये इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली कूलिंग चलती रहती है, और थोड़ी देर बाद हमें क्या मिल जाता है, ठंडा पानी मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं the earthen pot have small pores through which water gets evaporated and causing cooling, due to which water in मटका gets cold। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारी बेटा कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग और उसकी एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा इस चैप्टर में से। ठीक है, खासकर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अभी यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे हम फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो देखो बेटा टोटल चार चीजें हैं, टोटल चार चीजें हैं। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन तो शायद पता होगा, मैं बता देता हूँ बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे ये वर्ड्स को। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दो चीजें हैं ए और बी, है ना, दो कुछ चीजें हैं, तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा देखो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं।
जिसमें देखो सबसे पहला, क्योंकि देखो ये सरफेस फिनोमेना है, तो सबसे पहला तो आ गया सरफेस एरिया, सबसे पहले आ गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। क्यों होगी? अब आप पानी लो गिलास में, पानी लो फिर एक परात में, बड़ा सा परात, ठीक है, तो किस में से जल्दी जाएगा? या तुमने बिखेर दिया पानी, और अगर मान लो जैसे फर्श पे पानी बिखर जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों होगा ऐसे? देखो यहाँ से समझो, इसे समझो। देखो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे, ठीक है। जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतने ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। समझ में आई बात? तो ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि ज्यादा पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। जितने ज्यादा क्योंकि इवेपोरेशन तो होनी है, चाहे वो तुम उन्हें उसे छोटे थोड़े पार्टिकल्स दो चाहे ज्यादा पार्टिकल्स दो, तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगी। समझ में आया बात? तो इसीलिए जो है इवेपोर जो मतलब सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो है बेटा तुम्हारा सिंपल चीज, दूसरा हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये तो रूम टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर पे क्यों कह रहे हैं? टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी तो कम ज्यादा हो सकता है, जैसे गर्मियों में ज्यादा होता है सर्दियों में कम होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या? ज्यादा हीट मतलब ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी मतलब जल्दी पार्टिकल्स निकल के भागेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सिंपल का एग्जांपल है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में देर में सूखते हैं। छोटी सी बात, कोई दिक्कत? चलिए तीसरी जो चीज है बेटा, तीसरी चीज है विंड स्पीड। क्या है? विंड स्पीड। जैसे हवा चल रही है तो हवा की स्पीड, ये भी सिंपल सी चीज है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी? समझो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? क्योंकि अगर हवा तेज चल रही है, ठीक है, अगर कोई चीज तेज भाग रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है ना। अब ज्यादा एनर्जी है, अब मान लो यानी जो एयर के जो विंड स्पीड तेज का मतलब क्या है कि जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे, इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा? तो इसलिए जब हवा भी चल रही होती है ना तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और इसमें तुम डेजर्ट कूलर में एक एप्लीकेशन ये भी होती है आपकी। अच्छा धीरे चल रहा है, चलो। डेजर्ट कूलर में भी ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे पंखा चल रहा है, अब वो पंखा बाहर से अंदर हवा खींचता है, तो हवा की जगह तो उस हवा की वजह से भी क्या होती है? इवेपोरेशन जल्दी होती है, ठीक है। समझ आया? तो तीन चीजें हो गई। चौथी चीज जो होगी बेटा हमारी, चौथी चीज हमारी होगी ह्यूमिडिटी। क्या होगी? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं उमस, ठीक है। अब उमस का मतलब, ह्यूमिडिटी को अगर इंग्लिश में कहें तो हम इसको कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमोस्फेयर, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में कितने ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। भाई सीधी सी बात है, अगर वाटर वेपर्स ज्यादा है, यानी पहले मान लो कमरे का हम एग्जांपल लेते हैं, कमरे में पहले से ज्यादा वाटर वेपर्स भरे हुए हैं, अब आपने क्या हुआ, आपने पानी रख दिया, ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे होगा कि भाई पहले कमरा भरा हुआ है वाटर वेपर से, ठीक है, वहां पे वाटर वेपर्स के लिए जगह ही नहीं है, और ठीक है, तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होती है। और बहुत देखो ह्यूमिडिटी ऐसे समझ सकते हो जैसे बारिश के टाइम पे जो मौसम होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है जो कूलर है हमारा कूलर, ठीक है, अब जिनके घर में एसी है उनको तो भी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनके घर में कूलर है उनको पता होगा कि जब वो बारिश वाली गर्मी होती है ना, बारिश के टाइम वाली जो गर्मी होती है जून जुलाई में, उस टाइम पे कूलर फेल पड़ जाता है। क्यों? वो कूलर किस चीज पे काम कर रहा है? कूलर काम कर रहा है इवेपोरेशन पे। अगर इवेपोरेशन होगी तो ठंडी हवा देगा। अब जब ह्यूमिडिटी है, जब क्योंकि वो बारिश के टाइम पे क्या होता है, बारिश होती ही ह्यूमिडिटी की वजह से है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होगी, ठीक, ध्यान रखना वाली बात। जब ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा तो क्लाउड्स है ना कंडेंस होके फिर लिक्विड में चेंज होंगे, जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने पढ़ा था। इसी वजह से जो जैसे जून जुलाई वाला जो टाइम होता है, इसमें
जो कूलर है वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वाटर वेपर्स को मतलब एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स के लिए जगह ही नहीं होती, तो जो कूलर का पानी है वो इवापोरेट नहीं होता, जब इवापोरेट नहीं होगा तो कूलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है जो ह्यूमिडिटी है बेटा वो कैसी होती है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही कम इवापोरेशन होगी। ठीक है, आप देखो पढ़ लो। तो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर में से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से भी देखो एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा एक आध नंबर में आपके जो एमसीक्यू वगैरह में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इनसे। ठीक है, उसके अलावा इवेपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन गया एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, जो कूलिंग वाले डेजर्ट कूलर और सम कॉटन क्लोथ्स और मटका वाला। ठीक है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, राइट द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, और तो फैक्टर्स भी पता होना चाहिए कैसे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको तुम थोड़ा और इवेपोरेट मतलब सॉरी इवेपोरेट इलैबोरेट करके भी लिख सकते हो कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर वैसे दो ही यूनिट्स के बारे में बात करनी है, दो नहीं तीन होती है देखो वैसे तो। हाँ चलो बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की। लास्ट टॉपिक है बेटा ये, बस खत्म होने वाला चैप्टर। ठीक है, देखो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो बेसिकली तीन यूनिट है। एक तो ये बेटा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री सी करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री एफ में, ठीक है, नापते हैं। और एक हो गया आपका केल्विन। ये बेटा जो केल्विन है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ के, डिग्री वगैरह नहीं लगता इसमें। इसको हम बेटा ये हमारी यूनिवर्सल यूनिट है। ठीक है, यूनिवर्सल यूनिट है हमारी, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट ये भी है, लेकिन एसआई यूनिट यही है। जैसे आप मोशन में पढ़ोगे कि भैया स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। ठीक है, इस तरीके से तो केल्विन जो है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, अच्छा जो मेन जो कन्वर्जन है वो हमें यही पढ़ना है दोनों। ठीक है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट को भी इन्वॉल्व कर ही लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे, नॉलेज रहेगी थोड़ी सी। अच्छा ये डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा वही यूनिट है जिसमें आप बुखार नापते हैं। ठीक है, जो 100 डिग्री कहते हैं ना कि 100 डिग्री में बुखार है, तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। ठीक है, तो ये कई बच्चे ना ऐसे चलो 100 डिग्री बोल दिया, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री बुखार होगा। ठीक है, अब एक बार ऐसे ना मैंने पापा से ऐसे थोड़ी सी मैंने बोल दिया 100 डिग्री है मेरे को बुखार, पापा कह रहे 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या? मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है। ठीक है, खून नहीं उबलेगा तुम्हारा, उबलेगा नहीं तो गर्म तो हो ही जाएगा बहुत। ठीक है, तो तब मतलब उस टाइम में ऐसा था, 5th क्लास में था जब की बात है ये। ठीक है, तो कई बार हमें पता होती है चीजें लेकिन हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा वही टेम्परेचर है जिसमें हम बुखार नापते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर है जिसमें आपका वाटर बॉयल होता है। ठीक है, अच्छा अब कन्वर्जन पढ़ लेते हैं जरा इनके, है ना। तो कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन की। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन की। तो बेटा यहाँ पर ना छोटा सा ये जो कन्वर्जन है थोड़ा सा अलग तरीके का है। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्जन कैसे होता है, कई नहीं भाई मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम है ना, तो 2 केजी में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे, है ना, ऐसे होता था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, अलग कैसे है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है,
और अब देखो क्योंकि 0 से रिलेटेड ना, 1 से तो है ही नहीं, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 273 प्लस 1 यानी कि 274 केल्विन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया अगर आपके पास x डिग्री सेल्सियस है तो वो 273 प्लस x केल्विन होगा। समझ में आई बात? यानी जितने, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें सिंपली 273 माइनस कर दो, और अगर आपको फिर केल्विन में दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में करना है तो आप केल्विन में से, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास x केल्विन है, x केल्विन है तो आप क्या करो, x में से 273 माइनस कर दो और ये बन जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि अगर भैया अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 प्लस कर दो, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना तो 273 माइनस कर दो। ठीक है, चलो अब से कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे अभी। ठीक है, एक तो ये हो गया, तो मेन तो ये पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा देखो जो दूसरा कन्वर्जन है हमारा वो है आपका डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें एक छोटी सी इक्वेशन है आपकी कि जो डिग्री एफ है ये हो गया आपका 9/5 C प्लस 32। ये सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डालने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, जैसे मेरे पास है 25 डिग्री सेल्सियस है और मुझसे बोला है कि इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं, चलो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला ये रहा, F इज इक्वल्स टू 9/5 C की जगह कितना 25, ठीक है, प्लस 32, इसको इससे काट दिया 5। ठीक है, तो 9 5 जा 45 प्लस 32 कितना होगा, ये होगा आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको वापस कन्वर्ट करें इसमें, अगर इसको वापस कन्वर्ट करना, जैसे अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में आप यहाँ डाल दो, फिर ये 32 यहाँ माइनस हो जाएगा। बस देखो करके दिखाता हूँ, इसी के ऊपर ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहा, कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं लेना चाह रहा क्योंकि थोड़ी देर में खत्म करने वाला हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसको लिख लो 77 को, तो इस फॉर्मूले में रख दो, यहाँ 77 रख दिया, यहाँ पे 9/5 C प्लस 32, 32 यहाँ प्लस का, फिर यहाँ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा 77 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। ये कितना आ गया, तो आ जाएगा आपका 45। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 5 है डिवाइड में, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन। इसको इससे काट दिया, जाएगा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गई कन्वर्जन इसकी। ठीक, अब ये जैसे अगर बाई चांस पूछ लेता है, देखो हमारे पास दो कन्वर्जन है, एक तो डिग्री सेल्सियस से और केल्विन के बीच में, और एक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस पे जाना है तो आप क्या करेंगे, पहले डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाएंगे, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे और फिर डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट पे। वैसे आप उसको डायरेक्टली एक मतलब फॉर्मूला भी बना सकते हो इसका एक। ठीक है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेनली तो यही पूछा जाता है हमसे। ठीक है, यही ज्यादा हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें जैसे एक आ जाता है कि -273 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ठीक है, इसको हम बेटा देखो यहाँ ध्यान दो, हाँ -273 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसको केल्विन में करूं तो -273 प्लस, देखो अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो 273 प्लस कर देंगे। या फिर अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से समझे तो ऐसे देख लो कि 273 प्लस जो हमें x यानी जो भी कन्वर्ट करना है तो -273। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 273 माइनस 273, तो ये कितना आ गया, जीरो। जीरो क्या है, जीरो है केल्विन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन। अब जो ये बेटा 0 डिग्री सेल्सियस आता आया ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। 0 डिग्री में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर जैसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है या तो 0 केल्विन लिखोगे अगर केल्विन में है तो, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस लिखोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो बेटा आपकी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट्स होंगे। ठीक है, याद है ना, तो फॉर्मूले में दो।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है पूरा, वो डिफाइन मैटर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा प्रेशर की SI यूनिट क्या है इसमें लिख देते हैं, कुछ कुछ जो हम लिख सकते हैं वो साथ साथ लिखते चलते हैं, ठीक है। इसमें एक मिनट, इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, थोड़ा मोटी है। चलो हाँ, प्रेशर की बेटा SI यूनिट क्या होती है, प्रेशर की SI यूनिट है पास्कल, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वैसे किस में नापा जाता है, उसको नापा जाता है mmHg, याद रखना mmHg। ये Hg बेटा, Hg का मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी है, मतलब मर्क्यूरी का ना एक वो होता है, एक मीटर बनाया जाता है, जैसे होता है ना थर्मामीटर होता है, ऐसे प्रेशर नापने के लिए भी एक मर्क्यूरी का मीटर बनाया जाता है। तो उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब जैसे होते हैं ना उसमें बने होते हैं mm, जैसे स्केल में आपके मिलीमीटर के बने होते हैं, तो ऐसे उसमें एक स्केल बना होता है, तो उसके हिसाब से mmHg में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। जो अगर जैसे बात करो ना तो 750 जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 750 mmHg या फिर 750 atm, ठीक। चलिए, नेम द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या हो जाएगी, अब देखो एक तो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट और एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, आप इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट आप एटम ही कहेंगे। नेम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कॉमन यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, अब देखो यूनिट वैसे कॉमन यूनिट होती है बेटा लीटर, ठीक है, कॉमन यूनिट होती है लीटर, लेकिन ये SI यूनिट नहीं होती है, SI यूनिट इसकी होती है मीटर क्यूब, SI यूनिट होती है आपकी मीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे कॉमन यूनिट लीटर होती है, SI यूनिट मीटर क्यूब होती है, ठीक है। वाई डज अ गैस एग्जर्ट प्रेशर, तो क्योंकि वो फ्लूइड प्रेशर में हमने पढ़ा था, ठीक है, वही कर देंगे। हाउ विल यू शो दैट द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर, कैसे आप शो करोगे, तो सिंपल सी चीज है, कंडेंसेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम लेंगे भैया ठंडे ठंडे पानी की बोतल लेंगे या फिर ग्लास लेंगे, और उसके आसपास क्या आ जाएगा, फिर कंडेंसेशन की वजह से क्या आ जाएगा, वाटर वेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में था, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं। फिर वाई गैसेज आर कंप्रेसिव बट नॉट लिक्विड्स, ठीक है। तो गैसेस कंप्रेसिव क्यों होती है, क्योंकि बेटा देखो सीधी सी बात है, अब एक बात बताओ, ये मेरे दो हाथ है, मैं इनको कंप्रेस करके मिला सकता हूँ, हाँ जी मिला सकता हूँ, क्यों मिला दो, क्योंकि इनके बीच में जगह है। लिक्विड और सॉलिड्स में वो जगह ही नहीं है, जब जगह ही नहीं है तो कंप्रेस करके कहाँ लेके जाऊंगा आप, समझ में आ रही बात। तो कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि वो स्पेस बढ़ जाता है, जब हमारे स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज व्हाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, बट लिक्विड हैव लेस, ठीक है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और सॉलिड में तो नेग्लिजिबल ही होता है, ना के बराबर, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन आगे जो मैं कह रहा था, विच प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टीम, बिकॉज स्टीम हैव द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसा हमने नोट लिखा था वो। If the food is being cooked in kitchen, name the process which brings the smell to us. तो बेटा यहाँ पे क्या है इसका आंसर, डिफ्यूजन। तो जो उसकी स्मेल है, देखो खाना गरम गरम बन रहा है, उसमें वेपर्स बन रहे होंगे, है ना, कुछ जो भी हम लिक्विड उसमें चीज है उसके वेपर्स बन रहे होंगे, तो वेपर्स क्या गैसेस फॉर्म, और गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए डिफ्यूजन की वजह से वो हम तक स्मेल जो उसकी जल्दी पहुंचती है, ठीक है। फिर नेम थोड़ा सा इसको तो आगे चलते हैं। Name two gases which are supplied in compressed form in homes and hospital. तो देखो घर में बेटा आती है हमारी LPG, सिलेंडर में आती है ना, सिलेंडर को कभी हिला के देखना, उसमें लिक्विड जैसा लगेगा तुम्हें, ठीक है, तो LPG हो गई। और हॉस्पिटल्स में आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है, ठीक है। सिलेंडर में जब भरी जाती है इतनी सारी गैस को, जब कंप्रेस करोगे तो गैस को कंप्रेस करोगे तो क्या बनेगी, लिक्विड बन जाएगी ना, ठीक है। अच्छा फिर देखो इससे रिलेटेड आ गया, अच्छा पहले तो ये आफ्टर एक्सरसाइज यू फील कोल्ड, यू फील कोल्ड, एक्सप्लेन करो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या आता है भैया, स्वेट, हमें आता है स्वेट यानी पसीना, और उस पसीने का बेटा क्या होता है, इवेपोरेशन, क्या होता है उसका, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इस वजह से हमें कोल्ड फील होता है। फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी हुई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी। What is dry ice? Dry ice है, dry ice है आपकी solid form of, या फिर कह लो solid state of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेम द फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑपरेशन, जैसा मैंने बोला क्वेश्चन आएगा।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन हिल स्टेशन लाइक शिमला इज लोअर देन इन दिल्ली। देखो जैसे हमने बोला था ना कि पहाड़ों पर जो है दाल नहीं गलती, क्योंकि वहां जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से होता है, क्योंकि एट हिल स्टेशन, या फिर इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, व्हेन वी मूव एट हायर प्लेसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस ड्यू टू व्हिच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था बेटा थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो देखो सेम वही क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर देखो ये फिर आपकी कन्वर्जन वाली होगी। ठीक है, अच्छा कन्वर्जन में बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना, कहाँ मतलब फॉर्मूले में कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, और वैल्यू कहाँ प्लस की दी हुई है, कहाँ माइनस की दी हुई है, चीज ध्यान रखना। ठीक है, और डिफाइन इवेपोरेशन, एक्सप्लेन टू फैक्टर्स अफेक्ट इट्स रेट। तो इसमें दो पूछा और डेफिनेशन पूछ ली। फिर a substance has high compressibility and can be easily liquefied. It can take the shape of any container. Predict the nature of the substance. तो क्या है, ये गैस है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है, कंटेनर की शेप ले लेती है। अच्छा देखो, कंटेनर की शेप तो जो है वो लिक्विड भी ले लेता है, लेकिन लिक्विड में जो है हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए क्या है, गैस है। एंड लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई भैया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, बात पता चल गई ना, गैस की बात हो रही है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया कम होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होती है, वॉल्यूम कैसी होती है, इंडेफिनाइट होती है, शेप कैसी होती है, डेफिनाइट होती है, डिफ्यूजन हाई होती है, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है, कोई भी चार उठा के डाल। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन, रबर एंड चॉक। तो तीनों ही सॉलिड है, यहाँ पर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो, रिजिडिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से, रिजिडिटी। देखो रिजिडिटी किसमें ज्यादा है, तो आयरन ज्यादा रिजिड होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन रिजिड है, उसके बाद फिर चॉक रिजिड है, तो चॉक में उससे कम होगी और रबर में सबसे कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया, सॉलिड को डिफाइन करो, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो सारे टॉपिक से रिलेटेड जो जो हमने पढ़े वही सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो गिव रीजन, वही बात है, व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है, तो बेटा ये होती है ड्यू टू हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction. While air is dense at sea level, सी लेवल पर एयर की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मैंने बताया था, डेंसिटी बताया था ज्यादा पार्टिकल्स, डेंसिटी मतलब ज्यादा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ज्यादा पार्टिकल्स क्यों है, क्योंकि वहां पर जो है इवेपोरेशन काफी ज्यादा होती है सी के आसपास, वहां पर वाटर वेपर्स है ना, H2O वेपर, वाटर वेपर्स कह सकते हो। ठीक है, वाटर वेपर्स वहां पर ज्यादा होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो जैसा हमने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो टेम्परेचर नहीं जाएगा उसका, तो उसके बाद का जो टेम्परेचर है वो किस में जाएगा, वो जाएगा लेटेंट हीट में। समझ में आएगा बेटा, तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमारा 1 मिनट खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार रिकैप तो चलो कर लेते हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। चलो देखो, अरे तो मैटर हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, मेथड्स पढ़े। ठीक है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज पढ़ ली। फिर हमने फिर इवेपोरेशन को डिटेल में पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन और एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1। ठीक है, किसी भी पार्ट में डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लास्ट टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।